हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 9 वीडियो पे प्रश्नावली 7.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर है। जैसे कि आप ये चित्र में देखिए ABC और यह DBC, ये दोनों त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज एक ही आधार BC पर स्थित है ना। ठीक है, और यहाँ क्या है रहा है कि A और D ये जो बिंदु है ये क्या है, भुजा BC के एक ही तरफ है। यदि AD बढ़ाने पर, ये AD को बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे, देख लो AD को बढ़ाया गया है इधर P तक, तो कहाँ पे BC को प्रतिच्छेद करा ना P पे, तो हमें ये चारों चीजें साबित करके दिखानी है। तो चलिए पहले क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, अच्छा, और बाकी कुछ इसमें लिखने की कोई जरूरत मुझे नहीं दिख रही है। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं चाहो तो कि ये दोनों एक ही आधार, जो एक ही आधार, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, BC पर स्थित है। ठीक है, इतना काफी है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि और बाकी कुछ हमें इसमें जो मेन पॉइंट है वो नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं बाकी नहीं लिखूंगा तो चलेगा। सीधे लिखते हैं, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। पहला कह रहा है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। देखो ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ठीक है, तो इन दोनों को सर्वांगसम करेंगे। पहले हमें योजना बनानी होती है ना। तो देखो आप AB इक्वल टू AC कह सकते हो क्योंकि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, और DB इक्वल टू DC भी कह सकते हो क्योंकि ये भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, और AD उभयनिष्ठ हो जाएगा तो सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तो ये योजना आपको पहले से बनानी होगी। अच्छा, फिर आगे दिखाना है कि त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के। ABP सर्वांगसम है ACP के। तो देखो जब मैं पहला वाला सर्वांगसम दिखाऊंगा तो यहाँ से यह कोण बराबर दिखा दूंगा ना CPCT से, फिर हम इसको सर्वांगसम कर सकते हैं आसानी से। चलिए देखेंगे कैसे हम लोग सर्वांगसम कर रहे हैं, आपको समझ में सब आएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरे में कह रहा है कि AP जो है ना, एंगल A और एंगल D, AP एंगल A और एंगल D दोनों को समद्विभाजित करता है। 4 नंबर में क्या है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, यानी कि ये जो AP है BC को दो बराबर भागों में बांट भी रहा है, और यहाँ पे ये इस पे लंब भी है BC पर, यही हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं, इसका प्रमाण देखते हैं। पहले वाले को लेकर चलते हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। ध्यान से देखिएगा, ABD और ACD में। तो जैसे मैंने बताया यहाँ AB बराबर AC लिख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि त्रिभुज AB समद्विबाहु है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है ना, दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती है, AB AC के इक्वल हो गया। अच्छा, दूसरा हो जाएगा आपका यहां से आपका DB बराबर में DC, यह DB भी DC के बराबर होगा, यह इसके बराबर और यह वाला इसके बराबर। क्यों? क्योंकि आपका त्रिभुज DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना जी, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा, तीसरा AD देख रहे हैं, दोनों में उभयनिष्ठ है, AD बराबर में AD उभयनिष्ठ, तो यहां से ये सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, तो यहां से लिख सकते हैं कि त्रिभुज
ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा? तो साइड 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 सर्वांग समता से। ठीक है। अच्छा, जब ये सर्वांगसम हो गया तो देखो आगे मुझे ए बी पी और ए सी पी को सर्वांगसम दिखाना है। तो उसके लिए मैं पहले से यह कोण इस कोण के बराबर ले लेता हूं। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किया हूं, इसलिए ए बी डी और ए सी डी को सर्वांगसम किया है ना, तो आगे मुझे इन दोनों को बराबर दिखा होने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहीं पे ये बराबर नहीं ले सकता हूं कि एंगल बी ए डी बराबर में एंगल सी ए डी हो जाएगा सीपी सी टी से। यहां से हो जाएगा तो मैं इसको ले लेता हूं क्योंकि आगे मुझे इसकी जरूरत है ना। बी ए डी और सी ए डी हो जाएगा। अच्छा, जब यह दोनों कोण बराबर हो गए तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एंगल पी ए बी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए बी लिखो या बी ए पी भी लिख सकते हैं। एंगल बी ए पी, देख लो बी ए पी कहो चाहे बी ए डी कहो एक ही बात होगी, बराबर में एंगल सी ए पी कहो या सी ए डी कहो एक ही बात होगी ना, दोनों का मतलब एक ही कोण है। चलिए अब हम लोग दूसरे वाले सर्वांगसम करना है उस पे चलते हैं, दूसरे वाले की तरफ। ये पहले वाले की बात हो गई। चलिए तो दूसरे वाले में मुझे दिखाना है त्रिभुज ए बी पी तथा किस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है? त्रिभुज ए सी पी को, ए बी पी और ए सी पी को। तो चलिए इसको सर्वांगसम करते हैं। तो सर्वांगसम करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। तो देखो ना, इन दोनों में बात करेंगे तो एक तो ए बी ए सी के इक्वल, यह कोण इस कोण के बराबर अभी हमने दिखाया है ऊपर, और ये ए डी उभयनिष्ठ हो जाएगा कि नहीं? सॉरी एपी उभयनिष्ठ हो जाएगा, एडी नहीं एपी, बड़ा वाला इस त्रिभुज की बात हो रही है ना। चलिए तो हम लोग पहले ले लेते हैं कि ए बी जो है ना ए सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए समझ रहे ना। दूसरा क्या होगा? तो एंगल बी ए पी बराबर में एंगल सी ए पी। ध्यान से देखो बी ए पी और ए सी ए पी, ऊपर ये रहा, साबित कर चुके हैं, ऊपर साबित कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या होगा? तीसरा, तो ए पी बराबर में ए पी उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहां से यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएंगे? त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी पी के। ठीक है। कैसे? तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो देखो, जब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया तो मुझे देखो 4 नंबर में जो साबित करना है कि एपी जो है बीसी पर, बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब भी है, इस पर समद्विभाजित करता है। तो इसी से हमारा काम बन जाएगा क्योंकि हमने इसको सर्वांगसम दिखाया। तो यहां से हम लोग एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए पी सी कर सकते हैं। ए पी बी ए पी सी, यह कोण इस कोण के बराबर। तो ये दो देखो, यह एक रेखा है और इस पे ये बी सी देख रहे हैं, एक रेखाखंड पे ये एक रेखा आई है एक, तो ये दोनों कोण बराबर हो रहे हैं, यानी इन दोनों का योग हमें पता है 180 होता है, और 180 होता है। अगर ये दोनों कोण बराबर हो रहे हैं तो ये 90-90 हो जाएंगे, प्रत्येक 90 हो जाएगा। सीपीसीटी से हम ले लेंगे, यह दोनों कोण बराबर हुए सीपीसीटी से, और इन दोनों का योग हमें पता है 180 होगा, तो ये 90-90 ही ना होंगे। चलिए अच्छा, एक और सीपीसीटी से हम लोग यहाँ पे बीपी बराबर में सीपी लिख सकते हैं। यह जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ए बी पी और ए सी पी सर्वांगसम है, तो ये सीपीसीटी से हो जाएगा। ठीक है। तो जब देखो यह इसके बराबर और यह 90-90 होगा, तो इसका मतलब एपी बीसी का लंब समद्विभाजक है, साबित हो गया। यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए जो आपका एपी है, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है। तो हमने ये 4 नंबर बीसी के साथ साथ यहाँ पे साबित कर दिया। अच्छा, अब एक और 3 नंबर बचा कि ये एपी जो है ना एंगल ए और एंगल डी को समद्विभाजित करता है। तो हमने ऊपर यह कोण इस कोण के बराबर दिखाया है, तो ये एपी एंगल ए को तो समद्विभाजित करता है। हम लोग यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे दिखाए हुए हैं,
बी ए पी सी ए पी के बराबर है, तो ये एंगल ए को तो समद्विभाजित करता है ए पी। अभी हमें इसको ये दिखाना है कि डी को भी समद्विभाजित करेगा, यानी इसको दो बराबर भाग में बांटेगा। तो हमें इस त्रिभुज और इस छोटे वाले दोनों त्रिभुजों को डीबीपी और डीसीपी को सर्वांग सम दिखाना होगा। चलिए तो लेते हैं दोनों त्रिभुजों में, है ना। हम लोग यहाँ पे तीसरे नंबर की बात करें, 4 नंबर इसी से हो गया है, 4 नंबर इसी में यहाँ लिख देते हैं, ये है 4 नंबर। चलिए 3 नंबर के लिए देखिए, मुझे इन दोनों छोटे त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है। अच्छा, मैं ऊपर लिख सकता हूँ यहाँ पर कि चूंकि हम लोग ऊपर दिखाए हैं कि एंगल बी ए पी बराबर है एंगल सी ए पी के, हम लोग ऊपर साबित कर चुके थे, ऊपर दिखाए हुए थे, साबित कर चुके हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, नहीं, जब यह इसके बराबर है तो यहां पे कह सकते हैं, इसलिए ए पी एंगल ए का समद्विभाजक है। ठीक है, ये एपी जो है एंगल ए का समद्विभाजक, हमें दिखाना है कि एंगल डी का भी समद्विभाजक है। तो लेते हैं त्रिभुज डी बी पी तथा त्रिभुज डी सी पी में, डीबीपी और डीसीपी में। तो हमने देखो यह भुजा इस भुजा के बराबर हमारे पास हो जाएगा क्योंकि समद्विबाहु है। यह हमने अभी ऊपर दिखाया है कि यह इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा, और यहाँ पे ये 90-90 है ही, तो सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, या डीपी डीपी दोनों में उभयनिष्ठ है ही, तो सर्वांगसम नहीं हो जाएगा। चलिए, तो डीबी बराबर में डीसी, क्योंकि त्रिभुज डीबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बीपी बराबर में सीपी, ये भी हम लोग ऊपर साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, ऊपर हम लोग दिखा चुके हैं। अच्छा, और तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो यहां से हमारा डीपी दोनों में उभयनिष्ठ है, डीपी बराबर डीपी उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहां से हमारा त्रिभुज डी बी पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी सी पी के, साइड 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 सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया, ये दोनों सर्वांगसम हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी डी पी बराबर एंगल सी डी पी, सी पी सी टी से देख लो, बी डी पी और सी डी पी यह दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो ये दोनों इक्वल होने का मतलब कि ये इसका समद्विभाजक हुआ, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका ए पी जो है ना एंगल डी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, तो देख रहे हैं हमने ऊपर देखा है कि एंगल ए का भी समद्विभाजक हो रहा है और यहाँ पे एंगल डी का भी समद्विभाजक है। अतः लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए पी एंगल ए तथा एंगल डी का समद्विभाजक है, या एंगल ए और एंगल डी को समद्विभाजित करता है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष लंब है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है। अच्छा, एक समद्विबाहु त्रिभुज मैं यहाँ बना लेता हूँ और इसका नाम यहाँ पे देते हैं ए बी सी, और ए डी क्या है, इसका एक शीर्ष लंब है। ठीक है, यानी ये इस पे लंब है बी सी पर। ठीक है, और ए बी ए सी के इक्वल दिया है। दर्शाइए कि, क्या दर्शाइए कि ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है, यानी इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, और ए डी एंगल ए को समद्विभाजित करता है। तो बहुत सिंपल है, पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मैं सरल भाषा में लिख देता हूं, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि ए बी जो है ना ए सी के इक्वल है। ठीक है, और ये भी दिया है कि ए डी लंब है बी सी पर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पहले में कह रहा है कि ए डी बी सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है।
ये हमें दिखाना है। दूसरे में क्या कह रहा है कि AD जो है ना एंगल A को समद्विभाजित करता है, एंगल A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलिए अब इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए हमारे पास तीन चीजें चाहिए ना बराबर होने के लिए, तो ये दोनों ये बराबर है, ये 90 है। ठीक है, और यह आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ADB बराबर एंगल ADC, प्रत्येक 90 हो जाएगा लंब होने के कारण। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ठीक है, AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। ठीक है, यह दिया है। तीसरा चीज, तो AD बराबर में AD उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो यहां से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएंगे, त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। कैसे? तो राइट एंगल, फिर ये हाइपोटेनस बराबर हुआ और फिर एक साइड, तो RHS सर्वांगसमता से। ठीक है, राइट हाइपोटेनस साइड सर्वांगसमता से। तो यहां से क्या सर्वांगसम जब हो गए तो मैं यहाँ पर BD बराबर में CD लिख सकता हूं या इसके बराबर CPCT से। तो जब ये दोनों कोण, दोनों ये भुजाएं, ये BC के दो भाग यानी कि ये BD और CD बराबर होता है, यानी कह सकते हैं ना कि ये AD जो है BC को समद्विभाजित करता है, इसलिए AD BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, हमने दिखा दिया। अच्छा, आगे हमें क्या दिखाना है कि AD एंगल A को समद्विभाजित करता है, इसको दो बराबर भाग, तो ये दोनों कोण बराबर नहीं हो जाएंगे जी। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BAD बराबर एंगल CAD, CPCT से देख लो। BAD और CAD बराबर होने का मतलब यही ना हुआ कि AD एंगल A को समद्विभाजित करता है, अतः AD एंगल A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटता है, ये भी हमने साबित करके दिखा दिया। तो ये हमारा दोनों प्रमाणित हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ पे ये जो हुआ है ये दूसरा वाला हुआ है और ये हमने शुरू में फर्स्ट वाला किया, यहाँ तक ये फर्स्ट वाला हो गया, उसके बाद ये दूसरा वाला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देख, कह रहा है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM, देखिए AB BC और माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, दूसरी त्रिभुज कौन सी है PQR है, उसकी भुजाओं PQ QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। देखिए PQ QR और PN के बराबर है। ठीक है, तो हमें इन दोनों को साबित करना है। देखिए यहाँ पे AB बराबर PQ दिया है, मतलब यह हुआ क्रमशः होने का मतलब ये ना हुआ AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर और ये AM PN के बराबर। तो इन दोनों चीजों को सिद्ध करना है। तो हमारे पास दिया है त्रिभुज ABC तथा, मैं इसे संक्षेप में लिख दूंगा, त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ है कि AB बराबर है PQ के, BC है, BC भुजा QR के बराबर है, और जो आपकी माध्यिकाएं है ना, जो माध्यिका दी हुई है, माध्यिका कौन सी AM बराबर है माध्यिका PN के, ये चीजें बराबर दी हुई है। तो सिद्ध करना है, पहला क्या करना है कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के, और दूसरे में क्या है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, ABC सर्वांगसम है
पी क्यू आर के। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, इसका प्रमाण देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। हम लोग माध्यिका के बारे में क्या जानते हैं, तो जो माध्यिका होती है वो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए एम तथा पी एन क्रमशः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं, ठीक है। तो जब ये माध्यिकाएं हैं तो हम लोग यहाँ पे ये सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, ये तो हमें पता है ना जी। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी एम इक्वल टू में सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। क्योंकि ए एम त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है तो ये सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि ये बी एम सी एम के बराबर होगा, यानी पूरे का हाफ होगा, तथा क्यू एन जो है ना, क्यू एन यह बराबर होगा आर एन के और हाफ होगा आपके क्यू आर का, ठीक है। अच्छा, चूंकि बी सी बराबर क्यू आर हमारे पास दिया है ना जी, तो जब बी सी क्यू आर के बराबर, अगर मैं 1/2 से इसमें गुना कर दूं, 1/2 ऑफ बी सी बराबर 1/2 ऑफ क्यू आर हो जाएगा, 1/2 से गुना करने पर। चलिए ठीक है, अब देखिए इसके बाद, अब यहाँ पे 1/2 ऑफ बी सी 1/2 ऑफ क्यू आर यहाँ बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका बी एम जो होगा क्यू एन के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं पहले वाले को जो साबित करना है, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में। ऐसा मैंने ये पहले क्यों किया, क्योंकि देखो इस दोनों त्रिभुज में यहाँ ए बी बराबर पी क्यू था, ए एम बराबर पी एन था, लेकिन हमें एक और कुछ लेना होगा ना, तो हमने बी एम बराबर क्यू एन दिखा दिया। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं, तो ए बी बराबर पी क्यू ये दिया है, और फिर ये भी दिया हुआ है कि दोनों माध्यिकाएं बराबर हैं, तो ए एम बराबर पी एन भी आपके पास दिया हुआ है। और तीसरा चीज हो गया, हमने अभी ऊपर साबित किया है बी एम इक्वल टू में क्यू एन, ठीक है, साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, ठीक है। तो साबित कर चुके हैं तो यहां से दोनों सर्वांगसम हो जाएगा ना, त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के। कैसे? साइड 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 सर्वांग समता से, ठीक है। अब देखिए हमें फिर उसके बाद क्या करना है, पूरे त्रिभुज को भी सर्वांग सम दिखाना है, तो हमें इसमें भी तीन चीजें चाहिए, तो ए बी बराबर पी क्यू है और बी सी बराबर क्यू आर दिया। तीसरा चीज क्या होगा, तो तीसरा पहले हम लोग एक ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए जब ये सर्वांगसम हो गया ए बी एम और पी क्यू एन, तो यहाँ से एंगल बी एंगल क्यू के बराबर नहीं हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू सीपीसीटी से। अब इसी का यूज हम लोग कर लेंगे। चलिए अब दूसरे के लिए चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी, देखो ना सब कुछ प्लानिंग से करना होता है इसमें, तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। हम लोग इसमें 4 कदम हमेशा आगे ही सोचेंगे, ठीक है। चलिए तो ए बी बराबर है पी क्यू, ये दिया हुआ है। दूसरा हम लोग एंगल बी बराबर एंगल क्यू लिख सकते हैं, अभी ऊपर दिखा है, साबित कर चुके हैं, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि बी सी बराबर में क्यू आर, ये दिया हुआ है, ये भी दिया है। तो देख लो इसको मत ध्यान दो, ये माध्यिकाओं को ध्यान नहीं दोगे, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को देखो, दो भुजाएं और उनके बीच उनसे बनने वाला एक कोण बराबर हो रहा है, तो यहाँ से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे सर्वांगसम होगा, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो मैं सर्वांगसम करके दिखाना था, हमने दिखा दिया, समझ गए। 4 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि बी और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब है। अच्छा, एक त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, इसका नाम यहाँ पे देते हैं ए बी सी, ठीक है। शीर्ष लंब खींचने हमें, एक बीई है इस पे लंब हो जाएगा, और दूसरा आपका सी एफ हो जाएगा, यहां से हम लोग खींच देते हैं इस पे। चलिए तो ये दो आपके शीर्ष लंब दिए गए हैं, बीई
और ये आपका CF, ये दोनों एक दूसरे के बराबर कह रहा है। और RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करते हुए हमें दिखाना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए देखते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि B लंब है, ये शीर्ष लंब B AC पे लंब है, और CF जो शीर्ष लंब है AB पे लंब है, और ये दोनों शीर्ष लंब क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि B जो है ना CF के बराबर दिया, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यह हमें दिखाना है, समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है यहाँ पे। चलिए तो अभी हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BCF तथा दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। देखो पहला BCF और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा CBE, इन दोनों में CBE, BCF और CBE में। तो पहला हो जाएगा एंगल BFC बराबर में दूसरा एंगल CEB, प्रत्येक 90 हो जाएगा, है ना, प्रत्येक 90 हो जाएगा लंब होने के कारण, ये लंब है ना जी इस पे और ये इस पे लंब है। तो यहाँ देख लो BFC और CEB ये दोनों 90-90 हो जाएंगे। अच्छा दूसरा BC बराबर BC हो जाएगा, दोनों में है उभयनिष्ठ हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो तीसरा हो जाएगा आपका ये जो शीर्ष लंब बराबर दिए गए हैं कि आपका यह BC जो है ना, BE जो है ना CF के इक्वल है। तो इसमें इस त्रिभुज का भाग है आपका CF, तो यहाँ पे इसमें CF लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे BE। तो ये आपके पास दिया हुआ है BCF के बराबर दिया हुआ है। तो त्रिभुज BCF सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CBE के, RHS से हो जाएगा ना, तो RHS से ये सर्वांगसम हो गया, RHS सर्वांग समता से। ठीक है, तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल B जो होगा एंगल C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल B होगा एंगल C के बराबर हो जाएगा CPCT से। और जब दो कोण यह एंगल B यह एंगल C के बराबर हो गया तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन है उसको देखें। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं ABC। क्या कह रहा है कि AB जो है AC के इक्वल है, AP BC पर एक लंब खींचना है, यहाँ AP जो है BC पर एक लंब खींचना है। ठीक है, AP जो है लंब है BC पर। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है कि एंगल B एंगल C के बराबर होगा। चलिए दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें क्या दिया है कि AB बराबर है AC और यहाँ AP लंब है BC पर, यह भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल B जो है एंगल C के बराबर है। सिंपल सा है, इसका प्रमाण देखिए। हम लोग को पता है त्रिभुज ABP लेंगे और तथा दूसरा त्रिभुज ACP में, इन दोनों त्रिभुजों में। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि एंगल आपका APB बराबर एंगल APC, प्रत्येक 90 हो जाएगा लंब होने के कारण। अच्छा दूसरा आपका AB बराबर में AC दिया है। ठीक है, और तीसरा चीज हो जाएगा AP दोनों में है, उभयनिष्ठ। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के। कैसे? RHS सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल B बराबर एंगल C।
CPCT से। समझ गए ना? तो ये आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ये आपका प्रमाणित हो गया। तो इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।